तो हेलो गाइस। तो चलो यार फटाक से आज हमारी इकोनॉमी की क्लास का रिवीजन करते हैं, या फिर ये कहूँ कि मैं खुद रिवीजन कर रहा हूँ और आप लोग उसको वीडियो को देखो। चलो यार फालतू बकवास नहीं करते हैं। तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं, क्लास 10th का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मुद्रा और साख। इसमें हम लोग देखते हैं परिचय को, मतलब मुद्रा और साख के अंतर्गत हम लोग यही देखते हैं कि जो मुद्रा है उसका इतिहास क्या रहा और अर्थव्यवस्था में मुद्रा मुद्रा जो है वो किस प्रकार से, क्या योगदान क्या है मुद्रा का, या फिर पैसों का क्या योगदान है। पूरी इकोनॉमी ही तो पैसा ही है, तो पैसा को पढ़ना तो जरूरी है ही। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिचय को। तो परिचय यही है कि जब शुरुआती समय था, मानव सभ्यता का शुरुआत हुआ था, तो हम देखते थे कि जो इंसान है वो अपने कार्य के लिए खुद पर निर्भर रहता है। अगर उसको ठंड लगती है तो वो पत्ते वगैरह ढक लेता है, भूख लग रही है उसको तो वो चला जाता है पेड़ के पास, पेड़ से फल तोड़कर खा लेता है, और भी अन्य क्रियाओं क्रियाओं के लिए वो प्रकृति पर निर्भर रहता है और खुद पर निर्भर रहता है, और एक तरीके से देखा जाए तो वो आत्मनिर्भर रहता है। परंतु जैसे जैसे उसका विकास होता है, वो चीज़ों को जानता है, तो हम देखते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताओं के बढ़ने के साथ साथ वस्तु विनिमय प्रणाली भी जटिल होने लगती है। वस्तु विनिमय प्रणाली की जटिलता भी बढ़ने लगती है, और जैसा कि कहा ही गया है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो आविष्कार होता है इस आवश्यकता के साथ कुछ मुद्रा का। धीरे धीरे इसका स्वरूप बदलता गया, परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि मुद्रा अस्तित्व में कब आई। आर्थिक इतिहास बताता है कि हजारों वर्ष पूर्व मुद्रा प्रचलन में थी। मतलब मुद्रा कहाँ से आई, कब आई, कैसे आई, इसका कोई ठोस सबूत आर्थिक इतिहास नहीं बताता है। बस पता है कि हाँ, कुछ मुद्रा नाम की चीज थी। कब शुरू हुआ मुद्रा, कैसे शुरू हुआ, इसका मतलब बहुत ठोस नहीं है, जैसा कि यहाँ पर लिखा ही हुआ है एनसीईआरटी में कि आर्थिक इतिहास बताता है कि हजारों वर्ष पूर्व मुद्रा प्रचलन में थी, परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि मुद्रा अस्तित्व में कब आई। मुद्रा के स्वरूप में निरंतर परिवर्तन को हम अब देखेंगे कि मुद्रा शुरुआत में क्या थी और अब क्या हो गई। सर्वप्रथम हम लोग बात करें, सबसे पहले प्राचीन काल में वस्तुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। जो वस्तुएं थी वो हम लोग मुद्रा के रूप में प्रयोग करते थे। उसके अंदर हम लोग देखते हैं आखेट युग को। आखेट युग मतलब हमने जो देख लिया ना कि वस्तु मुद्रा का युग है, वस्तु मुद्रा का युग, यानी कि मुद्रा जो है वो वस्तु जो है उसी को हम मुद्रा बना ले रहे हैं। तो उसके पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं आखेट युग को। आखेट युग के अंतर्गत हम देखते हैं वस्तु के रूप में हम यूज करते हैं हड्डी का, सीप का, कौड़ियों का। कौड़ी और भी जो भी बहुत सारी चीजें हैं, खाल वगैरह हो गया, मांस हो गया। चारागाह युग, चारागाह युग में हम देखते हैं कि गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा आदि बेचकर हम इसका उपयोग मुद्रा के रूप में करते हैं। कृषि युग के अंतर्गत हम देखते हैं कि चावल, गेहूं, अफीम और इसके अलावा जो भी चीजें हैं, धान, मतलब कि कृषि में जो चीजें यूज होती हैं उनको मुद्रा के रूप में यूज किया जाता था। और एक आता है शिल्प युग, जहां पर हम देखते हैं धातु के बर्तन, लोहे के हथियार आदि चीजों को मुद्रा के रूप में। अब थोड़ा सा और सिस्टम बढ़ता है आगे, एडवांस होता है सिस्टम, तो हम लोग आते हैं धातु मुद्रा के। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो वस्तु मुद्रा है उसमें बहुत ही कठिनाई होती है। वस्तु का नाशवान हो जाना इस कठिनाइयों में से एक रहता है। सबसे पहले लोहा, शीशा, तांबा के जो धातु हैं वो उपयोग में लाए जाते हैं, परंतु बाद में सोना और चांदी मुद्रा के रूप में यूज किए जाते हैं। प्रारंभ में छड़ी का उपयोग किया जाता है। छड़ी एक तरीके से रहती है और वो मुद्रा के रूप में काट काट कर यूज की जाती है। इसमें हम लोग बहुत सारी कठिनाइयों को देखते हैं। इन कठिनाइयों का सामना करने के बाद हम लोग फाइनली निकालते हैं धातु के सिक्के को, यानी कि धातु के सिक्कों का जो जन्म है वो धातु मुद्रा का युग के अंतर्गत हुआ। और अभी हम लोग देखते हैं कि धातु मुद्रा के रूप में काम कर रही है। अभी तक नोट वगैरह नहीं आया है, परंतु अब इसके बाद ही हमारे पास आ जाता है पत्र मुद्रा का युग, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं धातु सिक्कों का महत्व कम होने लगता है, धातु घिसने लगती है। इसके कारण ये भी कुछ कठिनाई का विषय बन जाता है। अब हो जाती है पत्र मुद्रा की शुरुआत। पत्र मुद्रा की शुरुआत होने के बाद ये सर्वत्र लाभदायक रहता है। पत्र मुद्रा यानी कि वही नोट, और इसकी शुरुआत की बात की जाए सन 1860 के दशक में पत्र मुद्रा की जो है वो शुरुआत होती है।
पत्र मुद्रा तक कहानी सही चल रही थी, परंतु अब एक और मुद्रा आ जाती है जो कहते हैं साख मुद्रा का युग, यानी कि क्रेडिट मनी स्टेज। क्रेडिट का मतलब हम लोग समझ ही रहे हैं, क्रेडिट कार्ड वाला क्रेडिट, कि बस ऋण वाला सिस्टम रहे, बैंक से पैसा ले लो फिर चुका दो। तो साख वाला सिस्टम आता है। हम देखते हैं कि आर्थिक विकास की जो गति है वो काफ़ी तीव्र हो जाती है, और वो इतनी तीव्र हो जाती है कि सिक्कों व पत्र से काम नहीं चल पाता है, यानी कि सिक्कों व नोटों से काम नहीं चल पाता है। अब हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है बैंकिंग व्यवस्था का। बैंकिंग व्यवस्था का विकास होता है और इसके अंतर्गत बैंक से मुद्रा प्राप्त किया जा सकता था। साख पत्रों के अंतर्गत चेक, विनिमय विपत्र, ऋण प्रमाण पत्र आदि शामिल थे। साख एक तरीके का, अभी हम पढ़ेंगे वैसे यहाँ पर, साख का अर्थ है मैं विश्वास करता हूँ लैटिन की भाषा में। मतलब साख का अर्थ नहीं है, लैटिन में क्रेडिट को क्रेडो कहते हैं और इसका अर्थ होता है मैं विश्वास करता हूँ। तो साख एक तरीके से ऋण ही है जो कि हम बैंक से लेते हैं और फिर हमको उसे चुकाना होता है। इसके बाद हम देखते हैं ई बैंकिंग युग तथा, मैं आपके साथ रिवीजन ही कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं इसे पढ़ा हुआ हूँ, मतलब मैं अभी पढ़ लिया हूँ, बस इसको एक नज़र में रिवीजन करता हूँ और इस वीडियो को बनाता हूँ। तो चलो भाई, अब देखते हैं आगे हमने क्या पढ़ा था। ई बैंकिंग युग, ताकि मेरा भी रिवीजन हो जाए। ई बैंकिंग युग, प्लास्टिक मुद्रा। ई बैंकिंग युग आता है। बैंकिंग व्यवस्था अब इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम के द्वारा होने लगती है। इसके माध्यम से कई नई मुद्राएं आती हैं, जिसमें हम लोग शामिल करते हैं प्लास्टिक मुद्रा यानी कि क्रेडिट कार्ड को। मुद्रा का अर्थ, एक परिभाषा, दो परिभाषाएं हम लोग देखते हैं अब। मुद्रा का अर्थ, मुद्रा वह साधन है जिसका प्रयोग करके उपभोग हेतु वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। अगर साख के अर्थ की बात की जाए तो यह क्रेडिट, इसको इंग्लिश में क्रेडिट कहते हैं, और क्रेडिट जो है वो लैटिन शब्द क्रेडो से निकल कर आया है। इसका अर्थ होता है मैं विश्वास करता हूँ। इसके महत्व की बात की जाए तो इसका बहुत महत्व है। आर्थिक विकास, कृषि व्यापार का विकास, सरकार को लाभ, आर्थिक संकट में सहायता, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप किसी से ऋण लोगे तो एक तरीके से आप ऋण को ही साख की तरह ले लो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो भाई, नेक्स्ट है हमारी एक छोटी सी चीज़, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरा संयोग की समस्या खत्म। मेरे पास गेहूं है, मुझे कपड़ा चाहिए। तुम्हारे पास कपड़ा है, तुम्हें गेहूं चाहिए। अगर इस संबंध का दो व्यक्ति आपस में मिल जाते हैं तो हम कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। इस समस्या को मुद्रा के द्वारा दूर किया जा सकता है। किस प्रकार दूर किया जा सकता है कि मेरे पास गेहूं है, मुझे कपड़ा चाहिए। मेरे पास गेहूं है, मैं गेहूं जा किसी को दूंगा, वो मुझे पैसा देगा और उस पैसे से मैं कपड़ा खरीद लूंगा। तो पैसा बीच में आ गया, तो पैसा, इसलिए ये परेशानी जो है इसको दूर कर देता है। नहीं तो मैं किसको ढूंढने जाऊँ कि भैया मुझे कपड़ा चाहिए, कोई कपड़ा वाला आदमी मिले जिसको गेहूं की जरूरत है, बड़ा दिक्कत हो जाता है। चलो भाई, मुद्रा के आधुनिक रूप, करेंसी, बैंकों में निक्षेप और चेक को हम लोग इसके अंतर्गत देखते हैं। करेंसी के अंतर्गत हम देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की ओर से नोट जारी करता है, सबको पता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को नोट जारी करने का अधिकार नहीं है, सबको पता है। बैंक में निक्षेप, डिपॉजिट विद बैंक, बैंकों में जमा मुद्रा या धन को ही बैंकों में निक्षेप कहते हैं, और लोग बैंक में एफडी कराते हैं, इसको बैंक में निक्षेप कहते हैं। और इसका फ़ायदा होता है, अधिक ब्याज मिलता है उनको, यही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो कुछ खास नहीं है, मतलब डिपॉजिट विद बैंक। चेक, बैंक को आदेश है। चेक, हम लोग जैसे चेक वगैरह लेते हैं, कोई हमको चेक दे दिया इतने लाख रुपए का, हम जाके बैंक में देंगे, तो एक तरीके का हम देखते हैं कि ये आदेश है जो कि मनी के भुगतान के लिए आवश्यक है। रिजर्व बैंक के कार्य की बात की जाए तो देश की बहुत सारे कार्य यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं फटाफट रिवाइज करता हूँ। तो मेन कार्य तो है भैया देश की मौद्रिक व्यवस्था को नियमन करना और नियंत्रण करना। केंद्रीय व्यवस्था के रूप में कार्य, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दो तरीके से कार्य हैं, एक केंद्रीय बैंक के रूप में और एक है साधारण बैंक के रूप में। केंद्रीय बैंक यानी कि पूरे सेंट्रल लेवल पर, सेंट्रल लेवल की बात की जाए तो नोट का निर्गमन, सरकारी बैंक का कार्य, वित्त, कृषि व्यवस्था, विनिमय दर को स्थिर रखना, मुद्रा साख नियंत्रण, आंकड़ों का एकत्रण और प्रकाशन। साधारण बैंक के रूप में कार्य देखा जाए तो साधारण बैंक के रूप में रिजर्व बैंक का कार्य है जमा पर रुपया प्राप्त करना, सरकार को ऋण प्रदान करना,
विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय, स्वर्ण का क्रय विक्रय, ऋण लेना, विदेशी बैंक में खाता खोलना, बैंक या सहकारी समिति। अच्छा, जो नीचे आ गया। अब चलो भाई, इतना फालतू की चीज़ें थी, इतना है जो कि लिखा हुआ था, तो मैंने भी लिख दिया। 2 चीज़ें और देखनी है, औपचारिक क्षेत्र के ऋण और अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण। औपचारिक क्षेत्र यानी कि अगर हम कोई ऋण लेते हैं जो कि बैंक या किसी सहकारी समिति से लेते हैं, अगर बैंक से ऋण लेते हैं तो वो औपचारिक है, वो एक फिक्स्ड उसका अमाउंट रहेगा, वो फिर हमको लगेगा इंटरेस्ट और फिर उस हिसाब से हम उसको पे करेंगे। और एक होता है अनौपचारिक, मतलब कि अपने मित्र से मांग लो, अपनी जीएफ से मांग लो, अपनी व्यापारी किसी से मांग लो, साहूकार से मांग लो। तो ये तो छोटी मोटी फुटकरिया चीज़ें होती हैं। यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनमानी जो है ऋण ले लिया जाता है, इंटरेस्ट लगा दिया जाता है कि इंटरेस्ट बढ़ गया, इंटरेस्ट घट गया, कभी कभी माफ़ कर दिया जाता है कि चलो भाई ठीक है, तुम्हारा ऋण माफ़ किया। तो इस तरह चीज़ें होती हैं, तो इसको अनौपचारिक कहा जाता है। और इसी के साथ आज का क्लास खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।